Hypothyroidism. According to modern science, hypothyroidism, also called as a underactive thyroid disease, it is a common day-to-day activities in our practice nowadays. With hypothyroidism, your thyroid gland does not make enough of thyroid hormones, that is T3 and T4. When we saw Ayurveda concept, according to Ayurveda, it is also correlated with a Vata and Kapha disorders. हमारा शरीर जो होता है ये तीन दोषों से बनता है, वात पित्त और कफ। मेनली आयुर्वेदा कंसेप्ट में हाइपोथायराइडिज्म का कोई ऐसा डिसीज बोला नहीं गया है, लेकिन अगर हम दोष से अगर हम देखेंगे तो वात और कफ प्रिडोमिनेंट ये दोष हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में हमें दिखते हैं। तो बेसिकली अगर हम आयुर्वेदा कंसेप्ट देखेंगे तो ये अग्नि डिसऑर्डर में आता है, यानी कि अग्नि धातु की जो भी दुष्टियां होती है ये उसके सभी सिम्टम्स हमें ये हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में दिखते हैं। तो हम इसे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हम कह सकते हैं। प्रीवैलेंस अगर हम देखेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म का प्रीवैलेंस 11% प्रीवैलेंस हमें दिखता है। मोर देन 10 मिलियन केसेस पर ईयर इंडिया में हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं। अमंग 10 पेशेंट्स 6 पेशेंट्स आर फीमेल पेशेंट्स, यानी ये फीमेल्स में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। क्लिनिकली वी सॉ मोर पेशेंट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म देन हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म के केसेस जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कंपेयर टू हाइपरथायराइडिज्म। एनाटॉमी ऑफ थायराइड अगर हम देखेंगे तो थायराइड ग्लैंड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड होता है। इट इज लोकेटेड इन फ्रंट ऑफ लोअर पार्ट ऑफ योर नेक, जिसे हम एडम्स एप्पल कहते हैं, उसके एग्जैक्टली नीचे होता है। Hormones released by the gland travel through your bloodstream and affect nearly every part of your body, that is heart, brain, your muscle and skin. ये हमारे सभी बॉडी के पार्ट्स के मेटाबॉलिज्म के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसीलिए ये मेटाबॉलिज्म करेक्ट करने की वजह से हम इसको मेन हार्मोन कहते हैं। थायराइड सिस्टम अगर हम देखेंगे तो थायराइड सिस्टम में कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं। तो पहला ग्लैंड होता है वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। हाइपोथैलेमस सीक्रेट थायराइड रेगुलेटिंग हार्मोन व्हिच स्टिमुलेट आवर पिट्यूटरी ग्लैंड। देन आवर पिट्यूटरी ग्लैंड stimulate to our thyroid gland by secreting thyroid stimulating hormone. This thyroid stimulating hormone triggers to thyroid gland to secrete mainly two hormones. These two hormones are nothing but T3 hormone and T4 hormones. So by seeing this picture, we can say that T3 and T4, these hormones came from thyroid only, and TSH hormone is from पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर हम लैब रिपोर्ट देखते हैं थायराइड के पेशेंट का तो उसमें 3 रिपोर्ट्स क्लिनिकली हमें दिखते हैं। फर्स्ट वन TSH, दूसरा T3 और तीसरा T4। तो TSH ये रिपोर्ट जो होता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है और T3 और T4 ये रिपोर्ट जो होता है ये थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन होता है। तो ये हमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है। फिजियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो थायराइड हार्मोन्स कैसे होते हैं। द थायराइड हार्मोन सीक्रेट मेनली 2 हार्मोन्स। फर्स्ट वन ट्राई आइडोथायरोनिन जिसे हम T3 कहते हैं और दूसरा है थायरोक्सिन जिसे हम T4 कहते हैं। T3 के बारे में अगर हम देखेंगे तो T3 इज मोर एक्टिव। इट इज अ बायोलॉजिकली एंड मेटाबॉलिकली मोर पोटेंट हार्मोन। इट इज 3 to 4 times मोर पोटेंट देन T4 हार्मोन, यानी कि जो T4 हार्मोन होता है उससे ये T3 हार्मोन है ये मोर पोटेंट होता है। प्रोडक्शन अगर हम देखेंगे तो इसका प्रोडक्शन होल हमारे ग्लैंड में थायराइड ग्लैंड में 20% ही होता है, ज्यादा इसका प्रोडक्शन नहीं होता। अगर थायरोक्सिन से अगर हम कंपेयर करेंगे तो T4 जो होता है वो लेस पोटेंट होता है और इसका प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में वो 80% होता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो ज्यादा प्रोडक्शन होता है ये T4 का होता है और कम प्रोडक्शन जो होता है ये T3 का होता है। एक बात हमें ध्यान में रखनी है, हमारे बॉडी के हर एक सेल को T3 हार्मोन चाहिए, T4 हार्मोन्स की जरूरत
नहीं होती। सो लेटर स्टेज में हम देखेंगे कि आगे T4 का कन्वर्जन T3 में कैसे होता है। तो बेसिक आइडिया हमें ध्यान में रखना है कि दो हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड के होते हैं, फर्स्ट वन T3 और दूसरा T4 हार्मोन। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो फंक्शंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स के बारे में हमें देखना है। थायराइड हार्मोन्स के फंक्शंस क्या है? मेन बेसिक फंक्शन थायराइड हार्मोन का एक ही है कि मेटाबॉलिज्म मेंटेन करना। हमारे बॉडी के हर एक सिस्टम, हर एक ऑर्गन का एक सिस्टम होता है, वो सिस्टम के लिए एनर्जी कंजम्पशन करना। वो एनर्जी कहाँ से आती है? हम जो डाइट लेते हैं उससे वो एनर्जी आती है। तो ये एनर्जी कंजम्पशन करना, ये मेटाबॉलिज्म का मेन उद्देश्य रहता है। तो हर एक गतिविधियां जो हमारे बॉडी में होती है उसके लिए मेटाबॉलिज्म जिम्मेदार होता है। तो मेटाबॉलिज्म करेक्ट रहना सबसे महत्वपूर्ण फंक्शन जो है वो थायराइड हार्मोन का होता है। उसके साथ ही साथ ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रीदिंग, हार्ट एंड नर्वस सिस्टम फंक्शंस, बॉडी टेम्परेचर, मसल स्ट्रेंथ, स्किन हेल्थ, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, वेट, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ये सभी जो उसका रेगुलेशन जो होता है वो हमारा मेटाबॉलिज्म करता है। और ये मेटाबॉलिज्म पे कौन कंट्रोल होता है? ये हमारा T3 हार्मोन या T4 हार्मोन जो होते हैं वो करते हैं। अगर ये T3 और T4 हार्मोन्स हमारे बॉडी में कम सीक्रेट होते हैं, कम एब्सॉर्ब होते हैं, तो हमारा बॉडी क्या होता है, ये लेस एनर्जी बॉडी को मिलता है। अगर लेस एनर्जी मिलेगा तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लगिश होता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म भी स्लगिश हो गया तो हमारे बॉडी मूवमेंट्स जो होते हैं वो भी स्लगिश होते हैं। इसीलिए मेटाबॉलिज्म एक महत्वपूर्ण काम होता है, ये T3 और T4 हार्मोन ये करता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो we can compare, we can divide mainly thyroid disorder into hypothyroidism disorder into two types. First one, primary hypothyroidism, and second one, secondary hypothyroidism. Primary hypothyroidism is caused by a problem with thyroid gland itself, यानी कि थायराइड ग्लैंड में ही तकलीफ है तो उसकी वजह से जो डिसऑर्डर होता है वो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म ये क्यों होता है? क्योंकि अगर डिफॉर्मिटी या डिफेक्ट हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड में है या आइदर हमारे हाइपोथैलेमस में है तो वी कैन कंसिडर इट एज अ सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। ये हमें डायग्नोसिस में इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट, अगर कॉजेस के बारे में अगर हम देखेंगे तो हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉजेस क्या होते हैं? मॉडर्न साइंस के अनुसार हाइपोथायरॉयडिज्म हाशिमोटो थायराइडाइटिस की वजह से ही होता है। हाशिमोटो थायराइडाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ आवर थायराइड ग्लैंड। ये आइदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है या आइदर वायरल इन्फेक्शन भी होता है। कुछ कुछ बार ऑटो इम्यूनिटी होती है। यानी ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है? हमारा खुद का बॉडी हमारे खुद के बॉडी सेल्स के खिलाफ काम करता है और एंटीबॉडीज तैयार करता है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड के जो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होते हैं। ये डिस्ट्रक्शन की वजह से हमें थायराइडाइटिस होता है, तो इसे हम हाशिमोटो थायराइडाइटिस कहते हैं। मॉडर्न साइंस के अनुसार और इंडिया में अभी ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस के पेशेंट्स हमें ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये हाशिमोटो थायराइडाइटिस के अलावा और भी कई कॉजेस फैक्टर मॉडर्न साइंस में बताया गया है। उसमें से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन से हैं? तो फर्स्ट वन, टू लिटिल आयोडीन इन आवर डाइट। मेनली हम हमारे इंडिया में आयोडीन की मात्रा बहुत कम लेते हैं। यानी जो कुकिंग में जो साल्ट यूज होता है उसमें भी थोड़ा सा आयोडीन की मात्रा प्रॉपर न जाने की वजह से भी, आयोडीन डिफिशियंसी के वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस होते हैं। सेकंड मेन कॉज है रेडिएशन थेरेपी टू द नेक एरिया। कैसा होता है कि कुछ कुछ कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनको नेक कैंसर में या नेक डिसऑर्डर जो होते हैं कैंसर के, उसमें हम रेडिएशन थेरेपी देते हैं। ये रेडिएशन थेरेपी क्या करती है कि हमारे सेल्स को डैमेज करती है। ये सेल्स डैमेज की वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नेक्स्ट रीजन है रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट। रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट हम हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स में देते हैं। यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स है जो थायराइड एंटीबॉडीज देने के बाद भी उनको रिलीफ नहीं मिलता, सो इन दैट केस वी आर गिविंग रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट। सो ये रेडियो एक्टिव आयोडीन ट्रीटमेंट की वजह से हमारे थायराइड के जो सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रक्ट होते हैं, जिसकी वजह से भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। कई बार यूज ऑफ
सर्टन मेडिकेशंस यानी कि कुछ कुछ मेडिकेशंस हम यूज करते हैं जिसकी वजह से भी हमें हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। जैसे कि अमेडोरॉन, कार्डियोरॉन, ये टैबलेट होता है, कार्डियक डिसऑर्डर्स में यूज होता है। सेकंड थिंग सम उसकी वजह से भी होता है। कैंसर ड्रग्स जो होते हैं जैसे इंटरल्यूकिन सेकंड जो होता है, इसकी वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस हमें होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थायराइड सर्जरी। कई बार थायराइड एडिनोमा की वजह से हम थायराइड का कोई पार्ट, सिंगल पार्ट जो होता है वो रिमूव करते हैं। कुछ कुछ पेशेंट में हम पूरा थायराइड भी रिमूव करते हैं। तो उसकी वजह से भी हमें हाइपोथायराइडिज्म, वहां पे हमें थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं T3 और T4, ये थायराइड ग्लैंड रिमूव करने की वजह से थायराइड हार्मोन्स जो होते हैं वो ज्यादा नहीं मिलते। उसकी वजह से भी हमें हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। कई बार प्रेगनेंसी में भी हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस होते हैं। ये मेनली जो प्रेगनेंसी में जो हाइपोथायराइडिज्म होता है, उसका मॉडर्न के अनुसार जो रीजन है वो इन्फ्लेमेशन की वजह से ही होता है, और इसे हम पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस कहते हैं। कई बार बर्थ से ही कोई बच्चों को बर्थ से ही हाइपोथायराइडिज्म में डिफेक्ट, और सॉरी, कई बार बर्थ से ही बच्चों के पिट्यूटरी ग्लैंड में ही डिफेक्ट होता है यानी डैमेज होता है। इसकी वजह से भी कई बार हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस होते हैं। कुछ कुछ बच्चों में बाय बर्थ एक डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, लेकिन इसके कॉजेस इंडिया में बहुत रेयरली होते हैं। डिसऑर्डर्स कुछ कुछ बार पिट्यूटरी ग्लैंड के डिसऑर्डर्स, कुछ कुछ बार हाइपोथैलेमस के डिसऑर्डर्स, इन चीजों की वजह से भी हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस होते हैं। आयुर्वेदिक कॉजेस के बारे में अगर हम देखेंगे तो आयुर्वेदिक कॉजेस में स्पेसिफिकली डाइट, लाइफस्टाइल और मानस हेतु, ये 3 कॉजेटिव फैक्टर्स आयुर्वेदा में बताए गए हैं। यहाँ पे मोस्ट ऑफ प्रैक्टिशनर्स अगर होंगे या स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए एक्चुअली अगर हम बताएंगे तो ये डायटिक फैक्टर्स, लाइफस्टाइल फैक्टर्स और मानस हेतु की वजह से हमारा रस धातु जो होता है, यानी कि हमारा शरीर जो सप्त धातु से बनता है, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मज्जा और शुक्र, इसमें से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारा रस धातु होता है जो हमारे शरीर का पोषण करता है। उस शरीर के रस धातु में दुष्टि होने की वजह से आगे के जो हमारे धातुज होते हैं उसका पोषण ही नहीं होता। उसकी वजह से जो सिम्टम्स हमें जो दिखते हैं, अगर हम कोरिलेट करेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म के जो मॉडर्न सिम्टम्स है और हाइपोथायराइडिज्म के जो आयुर्वेदिक रस दुष्टि के जो सिम्टम्स है वो हमें सेम ही मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स के लिए अगर हमें देखना है तो मैं एक अलग लेक्चर आपको दूंगा, तो उसमें हम वो कंपेयर कर सकते हैं। जनरल पीपल्स के लिए अगर हम बोलेंगे तो ये रस धात्वाग्नि दुष्टि की वजह से ही होता है। रस धात्वाग्नि यानी क्या होता है, हमारे शरीर में जो रस धातु होता है, आहार रस जो हम खाना खाते हैं उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो बनता है उसे हम रस धातु बोलते हैं। ये रस धातु की दुष्टि की वजह से हमें हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स अलोंग विथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स यानी अग्नि की दुष्टि की वजह से भी हमें देखने को मिलते हैं। सो ये अग्नि दुष्टि के लिए मेन पॉजिटिव फैक्टर्स क्या होते हैं? सो ये अग्नि दुष्टि के लिए मेन पॉजिटिव फैक्टर्स डायटिक फैक्टर्स होते हैं, लाइफस्टाइल और मानस हेतु है। डाइट में तो फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली, स्पाइसी, साल्टी, प्रोसेस्ड फूड, फर्मेंटेड फूड, ये सभी फूड्स अगर हम ज्यादा कंजम्पशन करते हैं तो उसकी वजह से भी हमें हाइपोथायराइडिज्म या अग्निमांद्य होने की चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार प्रयुषित अन्न यानी बचा हुआ खाना खाने की आदत ज्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी हमें अग्निदुष्टि होने की संभावना ज्यादा होती है। लाइफस्टाइल अगर हम देखेंगे तो लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये आजकल के फीमेल्स में हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में अगर हम हिस्ट्री डिटेल लेते हैं तो बहुत सारे फीमेल्स में ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर पाया जाता है कि फीमेल्स में सेडेंटरी लाइफस्टाइल और घर का काम, जॉब अगर होता है तो सिटिंग जॉब होता है, उसकी वजह से उनका एक्सरसाइज टोटली लैक होता है। जो एक्सरसाइज कम होने की वजह से मोस्ट ऑफ अग्निमांद्य ज्यादा होता है। अग्निमांद्य होने की वजह से ओबेसिटी ज्यादा बढ़ती है, ओबेसिटी बढ़ती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस ज्यादा होता है। तो लाइफस्टाइल में लैक ऑफ एक्सरसाइज ये मेन डिसऑर्डर अभी हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में क्लिनिकली हम प्रैक्टिस में देखने को मिलती है। इम्प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप
टाइम जो होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक अपना जो है, वो बायोलॉजिकल क्लॉक अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो प्रॉपर स्लीप नहीं होगी। प्रॉपर स्लीप नहीं होगी तो हार्मोन इम्बैलेंस हमें होगा ही होगा। एक्सेसिव, कई बार एक्सेसिव स्लीप जो होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होने की वजह से कई बार नाइट शिफ्ट होती है, जिसकी वजह से हम दिन भर भी सोते हैं, तो इसकी वजह से हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब होता है। बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो गया तो हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। तो ये ट्रिगर फैक्टर हम हाइपोथायराइडिज्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं। कई बार मानस हेतु जो बताए गए हैं आयुर्वेद शास्त्र में, यानी कि स्ट्रेस जो होता है, ये फिजिकल, मेंटल, सबकॉन्शियस स्ट्रेस, ये स्ट्रेस की वजह से हमारा वात दृष्टि ज्यादा होता है। आयुर्वेदा में एक अच्छा कंसेप्ट बताया है कि चिंता वायु धातु क्षयात, अगर ज्यादा चिंता हम करेंगे तो हमारा वात की दृष्टि ज्यादा होगी, और वात की दृष्टि अगर ज्यादा होगी तो हमारा शरीर जिन धातुओं से बना है वो धातुओं की दृष्टि ज्यादा होगी। तो अगर हम ज्यादा चिंता करेंगे तो हमें धातु दृष्टि होगी होगी। इसीलिए हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट ऑफ फीमेल्स जो पेशेंट्स होते हैं उसमें स्ट्रेस ये फैक्टर, ये ट्रिगर फैक्टर मिलता ही है। तो हमें ये कंसिडर करना चाहिए। ये हो गया हमारा आयुर्वेदिक कंसेप्ट क्या है। सो आपको क्लिनिकली ले पर्सन यानी जनरल पर्सन को आपको डॉक्टर के पास कब जाना है? तो व्हेन टू सी अ डॉक्टर, सी योर डॉक्टर इफ यू आर फीलिंग टायर्ड फॉर नो रीजन, यानी कि आपको कभी भी आप बैठे हैं तो आपको भी टायर्डनेस फील हो रहा है, सुबह उठते हैं तो भी आपको लग रहा है कि टायर्डनेस फील हो रहा है। सो ऐसे कंडीशन अगर आपको है, अलोंग विथ ड्राइनेस ऑफ स्किन, पफी फेस, सुबह सुबह अगर हम उठते हैं तो हमारा फेस पूरा फूल जाता है, अलोंग विथ कॉन्स्टिपेशन, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, ये अगर सिम्टम्स हमें डे टू डे रूटीन में अगर हम कंसिडर करते हैं, अगर हमें दिखते हैं, तो हमें बॉडी हमारा अलार्म साइन दे रही है। तो हमें क्या करना है? हमें आयुर्वेदिक डॉक्टर या एलोपैथिक डॉक्टर आपके हिसाब से आपको अप्रोच करना है। मेनली हम यही कंसिडर करेंगे कि आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास अगर हम जाएंगे तो आपको ये अच्छा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे तो सिम्टम्स क्या है जो क्लिनिकली पेशेंट्स में दिखते हैं। सो मेन पहला सिम्टम्स जो है वो फटीग है और फॉगिनेस है। फटीग यानी क्या होता है कि बॉडी हमेशा दर्द करती है, एक फटीग टाइप सा होता है, बैठे काम करे ना करे तो भी एक फटीगनेस हमेशा रहता ही है। नेक्स्ट फॉगिनेस, हाइपोथायराइडिज्म की फीमेल पेशेंट में हमेशा सिर में भारीपन रहता है, एक फॉगिनेस रहता है, सिर में ऐसा किसी ने कुछ जकड़ा है या पकड़ लिया है, और न्यू थिंग्स करने के लिए कोई भी एक्टिवनेस जो रहता है, अलर्टनेस नहीं रहता है। ये सभी सिम्टम्स हमें हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में सिम्टम्स में दिखते ही है। अलोंग विथ वेट गेन, अनएक्सपेक्टेड रीजन से कई बार वेट गेन अगर हमें दिखता है, हमारा डाइट तो प्रॉपर है, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, लेकिन कुछ तो गड़बड़ हमें दिख रहा है कि मेरा वेट गेन हो रहा है, पुट ऑन हो रहा है, 2 to 3 kg पर मंथ अगर हो रहा है, तो उसमें हमें कंसिडर करना है कि हमें थायराइड तो नहीं है, ये थोड़ा सा चेक करना है। नेक्स्ट, कोल्ड इंटॉलरेंस, थायराइड के पेशेंट में मोस्ट ऑफ अगर हम ठंडी कोई चीज अगर खाएंगे तो हमें कोल्ड इंटॉलरेंस होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि वात दृष्टि ज्यादा होती है। ठंडी चीज अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हमारे शरीर का वात दृष्टि ज्यादा होगा, वात दृष्टि ज्यादा होगा तो कोल्ड इंटॉलरेंस होगा ही होगा। नेक्स्ट, स्लोवर्ड हार्ट रेट, हमारा हार्ट रेट जो होता है वो स्लो होता है, हमारे मूवमेंट, हमारा स्पीच जो होता है वो स्लो होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो हो गया तो हमारे एक्टिविटीज जो होती है बॉडी की वो भी स्लगिश होती है। एक्टिविटीज स्लगिश हो गई तो हमारे मूवमेंट्स, हमारा स्पीच, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज, हमारे डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होता है, ये थोड़ा सा स्लगिश होता है। सिंपल एग्जांपल मैं पेशेंट को पूछता हूँ कि आपको जो चीज रखी है आपने 5 मिनट पहले, वो आपको याद रहती है क्या? पेशेंट बोलता है नहीं होता। तो ये सिंपल चीजें फीमेल्स पेशेंट में ज्यादातर हमें देखने को मिलती है हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में, तो क्लिनिकली ये हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, जॉइंट पेन, मसल पेन, यह भी सिम्टम्स हमें हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में मिलता है। और स्पेसिफिकली क्रैम्प्स होते हैं, मसल क्रैम्प्स होते हैं, काफ मसल क्रैम्प्स होते हैं, और उसके साथ मसल वीकनेस, ये स्पेसिफिकली सिम्टम्स होता है, जिसे हम मसल ड्राइनेस कहते हैं, यानी हमारे मसल्स हमेशा लगता है कि मेरे मसल्स ड्राई हो गए हैं या वीक हो गए हैं। हमारा ग्रिप जो होता है हैंडल करने के लिए, कोई भी कप अगर पहने, चाहे अगर हम हाथ में ले तो वो पकड़ने की तकलीफ, पकड़ने को भी हमें तकलीफ होती है। तो ऐसे कंडीशंस में हमें मसल वीकनेस जो होता है, ये टाइपों से भी
है क्या, ये हमें काउंटर चेक करना है। नेक्स्ट सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। मोस्ट ऑफ फीमेल्स पेशेंट्स में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से या कई बार हाइपोथायराइडिज्म अलोंग विथ हार्मोनल डिसऑर्डर जैसे कि पीसीओडी डिसऑर्डर है, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ है हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से भी होती है। कई बार फीमेल्स में ऐसा पाया जाता है कि पीरियड्स जब भी आते हैं कि पीरियड्स का डे 5th तक पीरियड्स ब्लीडिंग होता है, तो उससे 4-5 दिन पहले कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। ये स्पेसिफिकली हमें कंसिडर कैसे करना है, ये आईबीएस में भी हमें कोरिलेट करना है और हमें अ हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में भी ये हो सकता है। सो ये आपको अगर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आपको थोड़ा-सा ध्यान रखने की होगा इन चीज़ों से मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, इसके साथ ये भी मुझे सिम्पटम्स हैं, तो मुझे अप्रोच आप डॉक्टर के पास करना ही चाहिए। नेक्स्ट मेन सिम्पटम्स क्या है? ड्राइनेस ऑफ स्किन जो होता है वो स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में मिलता है। स्पेसिफिकली हेयर्स के बारे में अगर हम देखेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में हेयर्स जो होते हैं, थिनिंग ऑफ हेयर्स ज़्यादा होता है और हेयर फॉल ज़्यादा होता है। अनएक्सपेक्टेड रीजंस होते हैं कि हमारा डाइट भी प्रॉपर होता है, हमारा स्काल्प भी प्रॉपर होता है, हमें डैंड्रफ भी प्रॉपर नहीं है, फिर भी हमारा हेयर फॉल होता है और थिनिंग ऑफ हेयर्स होता है। ये थिनिंग ऑफ हेयर्स न्यूट्रिशन की वजह से तो डिफिशियंसी नहीं है क्या? तो ये काउंटर चेक करना है और दूसरी बात थायराइड की वजह से, हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से भी वो नहीं है क्या? वो हमें काउंटर चेक करना है। उसके साथ ही साइंस अगर हम देखेंगे तो पेशेंट में हमारे फिंगर नेल्स जो होते हैं वो ड्राई होते हैं, ठीक है? और ब्रिटल्स जो होते हैं यानी वो एकदम नाखून एकदम ड्राई दिखते ही है, वो स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में हमें दिखते हैं। नेक्स्ट सिम्पटम्स अगर हम देखेंगे तो स्किन जो होती है वो बहुत कम होती है। हाइपोथायराइडिज्म के केस में ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म लो होने की वजह से बॉडी स्लगिश होती है, स्लो होती है, तो उसकी वजह से जो भी वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज भी ज़्यादा करते हैं तो उनको स्वेटिंग नहीं होता। ये रीज़न हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है। कई बार फीमेल्स पेशेंट में ऐसे पाया जाता है कि हेवी पीरियड्स या मेनोरेजिया जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से भी हमें हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से हेवी पीरियड्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग जो होता है और मेनोरेजिया के सिम्पटम्स जो होते हैं वो दिखते ही है। कई बार हाइपोथायराइडिज्म और अलोंग विथ पीसीओडी यानी सिस्ट जो है उसकी वजह से भी हमें हार्मोनल डिसऑर्डर के सिम्पटम्स जो होते हैं वो फीमेल पेशेंट में दिखते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पीसीओडी अलोंग विथ हाइपोथायराइडिज्म अगर होता है तो उसमें डिलेड पीरियड होते हैं कि पीरियड 1-2 महीने के साइकिल, 1.5 महीने या 3 महीने के साइकिल स्पेसिफिकली हमें दिखने को मिलती है। हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में और एक सिम्पटम होता है वीकनेस। हमेशा पेशेंट को वीकनेस फील होता है, थोड़ा भी काम करो तो ऐसा लगता है कि बहुत सारा काम किया, तो वीकनेस ये सिम्पटम्स ज़्यादा होता है। क्लिनिकली या पैथोलॉजिकल अगर हाइपोथायराइडिज्म का पेशेंट अगर लैब टेस्ट करेंगे, तो उनमें बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल थोड़ा-सा देखने को मिलता है। दूसरा एक मेन साइन सिम्पटम्स क्या होता है कि पफी फेस होता है और उनके पैर जो होते हैं फीट और हैंड्स को स्पेसिफिकली स्वेलिंग ज़्यादा होता है। ये स्पेसिफिकली साइन अगर हम देखेंगे, तो हमें थोड़ा-सा ध्यान देना है कि सुबह-सुबह उठने के बाद चेहरे पे, पैरों पे अगर सूजन आ रही है, तो हमें ध्यान देना है। मेन महत्वपूर्ण एक साइन है सिम्पटम्स है वो इंसोम्निया। थायराइड के पेशेंट को मोस्ट ऑफ रात को नींद आती नहीं या लेट आती है। सेम ऐसे ही पीसीओडी का अगर पेशेंट है तो उनमें भी कई बार हमें नींद आने की तकलीफ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन इश्यूज यानी कि स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में क्या होता है, पेशेंट अगर चल रहा है, कोई एक्टिविटीज कर रहा है तो उसमें बैलेंसिंग पेशेंट को ज्यादा नहीं होता। एक तो वेट गेन ज्यादा होता है, सेकंड थिंग बॉडी मूवमेंट स्लगिश होते हैं, तो बॉडी ब्रेन और बॉडी जो कोऑर्डिनेशन होता है वो डिस्टर्ब होता है लो मेटाबॉलिज्म की वजह से। तो इन चीजों की वजह से जो हमारा कोऑर्डिनेशन इश्यूज होता है वो क्लिनिकली पेशेंट में देखने को मिलता है। मेल्स पेशेंट या फीमेल्स पेशेंट दोनों को अगर हम देखेंगे तो कई बार लॉस ऑफ लिबिडो ये साइन सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। कई बार फीमेल्स पेशेंट में एनीमिया यानी कि खून की कमी होना, ये स्पेसिफिकली सिम्टम्स हाइपोथायराइडिज्म के लेटर स्टेज में 1-2 साल के दरमियान ये हमें पेशेंट्स को देखने को मिलता है। और मोस्ट ऑफ पेशेंट्स जो हाइपोथायराइडिज्म के होते हैं 1-2 साल से अगर ट्रीटमेंट ले रहे हैं ठीक है, अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर
तो कोई नहीं, कई बार ट्रीटमेंट इम्प्रॉपर लेते हैं तो उनको डिप्रेशन की तकलीफ ज्यादा होती है। तो ऐसे कंडीशन में भी हमें कंसिडर करना है कि ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स तो नहीं है, ये हमें थोड़ा सा देखना है। अगर हम थायराइड का ट्रीटमेंट, थायराइड इज लेफ्ट अनट्रीटेड, देन फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी मैनिफेस्टेड। फर्स्ट सिम्टम क्या है? हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, स्पेसिफिकली हॉर्स वॉइस जो है फीमेल का वो थोड़ा सा हॉर्श होता है। पफिनेस इन फेस, थिंड एंड मिसिंग आईब्रोज, ये कॉस्मेटिकली साइन और सिम्टम्स, ये स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म के लेटर स्टेज में, अगर 1-2 साल पेशेंट ट्रीटमेंट ले रहा है या नहीं भी ले रहा है तो कई बार पेशेंट कॉस्मेटिकली ट्रीटमेंट लेने आता है कि मेरे जो आईब्रोज होते हैं वो अचानक से गायब हो गए 1-2 महीने में। तो ऐसी कंडीशन में हमें क्लियर करना चाहिए कि हाइपोथायराइडिज्म की वजह से तो नहीं है, तो ये हमें ध्यान में रखना है। स्लो हार्ट रेट, हियरिंग लॉस, ये सभी साइन सिम्टम्स जो होते हैं ये अगर थायराइड हम ट्रीट नहीं करते तो ऐसे पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, हाइपोथायराइडिज्म रिस्क फैक्टर्स, यानी किसको रिस्क ज्यादा होती है। सो हाइपोथायराइडिज्म में स्पेसिफिकली वुमन विथ पर्टिकुलरली ओल्डर वुमन जो होते हैं उनको ज्यादा रिस्क फैक्टर होता है, यानी कि जिनका एज 20 या 30 एबो है उनको ज्यादा हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस ज्यादा है। कई बार ऑटो इम्यूनिटी, यानी कि अगर फैमिली में हिस्ट्री है, यानी कि मम्मी पापा को दोनों में से किसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जैसे कि हाशिमोटो थायराइडाइटिस है, तो नेक्स्ट में भी हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एज अगर हम देखेंगे तो ग्रोइंग ओल्डर एज में 30 एबो या कुछ बार शादी के बाद, कई बार ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी में भी हाइपोथायराइडिज्म डिटेक्ट होता है। तो ये रिस्क फैक्टर्स होते ही है। उसके साथ कई बार डिसऑर्डर्स जो होते हैं उसमें डायबिटीज होता है, स्क्लेरोसिस होता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, सीलियक डिसऑर्डर्स होता है, एडिन्स डिसीज होता है, पर्सिनियस एनीमिया, विटिलिगो, बाइपोलर डिसऑर्डर्स और डाउन सिंड्रोम। इन सभी केसेस में हाइपोथायराइडिज्म होने के चांसेस, रिस्क फैक्टर थोड़े से ज्यादा देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लिकेशंस की तरफ अगर हम देखेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो फर्स्ट वन, कार्डियक डिसऑर्डर्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा फैट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब होता है। फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा जो हाइपरलिपिडीमिया, एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस जो हमारे आर्टरीज में होते हैं वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से कार्डियक डिसऑर्डर, एथेरोस्क्लेरोसिस ये होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार फीमेल्स पेशेंट्स अगर हाइपोथायराइडिज्म से जूझ रहे हैं तो उनका डायग्नोसिस स्पेसिफिकली जो फर्टिलिटी के तरफ वो ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं, उनको समझ में आता है कि अरे बाबा मुझे थायराइड है। तो उनका डायग्नोसिस कभी होता है जो वो फर्टिलिटी के लिए ट्राई करते हैं तभी उनका डायग्नोसिस होता है। तो ऐसे कंडीशन में फर्टिलिटी कम होना ये स्पेसिफिकली हाइपोथायराइडिज्म का मेन कॉम्प्लिकेशंस होता है। इससे क्या होता है कि हमारा ओव्यूलेशन जो साइकिल होता है वो डिस्टर्ब होता है। ओव्यूलेशन साइकिल डिस्टर्ब होने की वजह से हमारा ओव्यूलेशन ही अगर ना हो तो प्रॉपर एग क्वालिटी जो होता है वो प्रॉपर एग क्वालिटी नहीं होता। उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म की मोस्ट ऑफ केसेस में, यानी कि अगर पीसीओडी अगर हम देखेंगे वो 30% कॉजेटिव फैक्टर है इनफर्टिलिटी के लिए। कैसा है? इनफर्टिलिटी के लिए पीसीओडी 30% फैक्टर है, तो 10% जो फैक्टर है वो हमारा हाइपोथायराइडिज्म है। तो हाइपोथायराइडिज्म को भी हमें ध्यान में प्रॉपर देना है, ऐसे निग्लेक्ट नहीं करना है। कई बार जॉइंट पेन, मस्कुलर पेन, इन चीजों में ये चीजें भी लेटर स्टेज में डेवलप होती है हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में, तो वो प्रॉपर नहीं हुआ तो। मोस्ट ऑफ ओबेसिटी, फीमेल्स पेशेंट्स में ओबेसिटी यही मेनली एक कॉम्प्लिकेशंस होता है कि पीसीओडी या हाइपोथायराइडिज्म का अगर पेशेंट प्रॉपर ट्रीट नहीं हुआ तो वो ओबेसिटी में लैंड अप होता है। और ओबेसिटी के भी कॉम्प्लिकेशन जो डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स आगे जो है वो पेशेंट को होते हैं। सो अगर हम हाइपोथायराइडिज्म ही करेक्ट करेंगे तो आगे ओबेसिटी तक हमें जाना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो, अगर प्रेग्नेंट वुमन में अगर थायराइड है तो इश्यू ये होता है कि प्रेग्नेंट वुमन में फर्स्ट 3 मंथ्स तक जो होता है वो बेबी जो थायराइड जो हार्मोन एब्सॉर्ब करता है वो फर्स्ट 3 महीने तक मदर से ही एब्सॉर्ब करता है। अगर मदर ही हाइपोथायराइड है तो बेबी को कैसे थायराइड मिलेगा? सो ऐसे कंडीशन में बेबी के लिए कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे? तो मेंटल डेवलपमेंट जो होती है वो थोड़ा सा लेट होती है। सो इसीलिए
प्री प्रेगनेंसी जो हमें थायराइड प्रॉपरली करेक्ट करना है, उसके बाद ही हमें प्रेगनेंसी का प्लान करना है, जो हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। Extremely low level of thyroid hormone can cause life-threatening condition called myxoedema. इंडिया में मिक्सोडेमा के केसेस बहुत रेयरली होते हैं। 10 से 15 साल तक अगर हाइपोथायरॉयडिज्म की केसेस अगर ट्रीट नहीं हुए प्रॉपर्ली, तो वो मिक्सोइडामा एडेमा स्टेज में जाता है। मिक्सोइडेमा में स्टेज में क्या होता है कि पूरे बॉडी को बहुत स्वेलिंग होता है। स्वेलिंग बढ़ता ही है, वो किसी तरह से कम नहीं होता, और आगे जाके क्या होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और कोमा में जाता है। ये मिक्सोइडेमा का स्टेज होता है। ये बहुत रेयरली इंडिया में पाया जाता है। तो मॉडर्न ट्रीटमेंट में शॉर्ट में आपको बताता हूँ। मॉडर्न ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो मॉडर्न में हाइपोथायरॉयडिज्म का ट्रीटमेंट क्या है, मॉडर्न में के हिसाब से रीजन पॉजिटिव फैक्टर अगर हम देखेंगे तो उसे क्या बोला गया है कि T3 हार्मोन जो होता है वो बॉडी में कम मिलता है। सो मॉडर्न में क्या देते हैं, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, जिसे हम सिंथेटिक थायरोजिन, सिंथेटिक थायरोजिन, आप थायरोनॉम, अगर कई पेशेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है, वो आप थायरोनॉम टैबलेट खाते हैं। वो थायरोनॉम टैबलेट क्या है, वो सिंथेटिक थायरोजिन है, यानी बाहर प्रोडक्शन किया हुआ एक थायराइड ग्लोबुल्स है, थायराइड हार्मोन्स के ग्लोबुल्स है। वो क्या है, ये T3 और T4 में से वो T4 हार्मोन है। आइडियली हमारे बॉडी को क्या लगता है, हमारे बॉडी को हार्म लगता है, आप बाहर से सप्लीमेंट क्या ले रहे हैं, T3 हार्मोन ले रहे हैं। सो ऐसे कंडीशन में मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या देते हैं, ये हार्मोन T4 हार्मोन्स बाहर से हम लेते हैं, यानी कि इसे हम रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं। हमारे बॉडी में खुद के हम T3 T4 नहीं प्रोडक्शन करते, प्रोडक्शन किसी वजह से, किसी फैक्टर्स की वजह से कम हो गया हो, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम बाहर से वो T3 और T4 प्रोडक्शन जो टैबलेट है वो ले रहे हैं। तो उसमें भी हम वो मॉडर्न ट्रीटमेंट में कैसा प्लान होता है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली पेशेंट के साइंस, सिम्टम्स, एज, उसकी सिम्टम्स की सीवियरिटी, सेकंड थिंग पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस यानी कोमॉर्बिडिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ये भी थोड़ा सा देख के वो TSH हार्मोन्स जो होता है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो सिक्रेशंस के हिसाब से आपका डोज एडजस्ट करते हैं। ये मेन मॉडर्न का बेसिक कंसेप्ट है। कई बार आयोडीन और न्यूट्रिशंस भी देते हैं, यानी कि कई बार थायरोवेल टैबलेट जो होती है, जो स्पेसिफिकली मल्टीविटामिन जो होते हैं, जो मल्टीविटामिन क्या करते हैं कि थायराइड का T4 टू T3 का कन्वर्जन जो होता है उसमें हेल्प करते हैं। तो वो मल्टीविटामिन देने के बाद भी कई बार हमारा थायराइड लेवल जो होता है वो नॉर्मल होता है। तो ऐसे कंडीशन में कई बार थायरोवेल टैबलेट जो क्लिनिकली पेशेंट्स को देते हैं कई डॉक्टर्स, वो थायरोवेल क्या होता है, ये मल्टीविटामिन होते हैं जो एब्सॉर्प्शन या कन्वर्जन स्टेजेस जो होते हैं, मैं आगे बताने वाला हूँ, उसमें वो हेल्प करते हैं। कई बार आयोडीन डाइट में भी हमें इसेंशियल जो मिनरल्स जो होते हैं आयोडीन के, वो अगर मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में नहीं है तो उसकी वजह से भी हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। सो सो हमें क्या करना है कि हमें वो आयोडीन जो डाइट में न्यूट्रिशन है वो हमें उसका न्यूट्रिशन प्रॉपर ना है, यानी कि न्यूट्रिशन में ज्यादा आयोडीन हमें देना है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो बेसिकली मॉडर्न ट्रीटमेंट क्या करता है कि मॉडर्न ट्रीटमेंट रिप्लेसमेंट थेरेपी के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। सो सो इफ योर थायराइड इज रियली हेल्दी, देन हम लैब रिपोर्ट जब देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे सिम्टम्स जो होते हैं, शीतल मैम आवाज आ रहा है? हाँ, ब्रेक ब्रेक होऊन येतोय आवाज. श्योर श्योर। सो इफ योर थायराइड इज रियली हेल्दी, देन अगर हम रिपोर्ट की तरफ अगर हम देखते हैं तो उसमें सिम्टम्स कई बार रिपोर्ट नॉर्मल होते हैं लेकिन हमें पेशेंट को सिम्टम्स दिखते ही है। सो ऐसा क्यों होता है, तो उसके ऊपर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें, हमारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल होते हैं लेकिन हमें सिम्टम्स पेशेंट को ज्यादा दिखते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो क्लिनिकल प्रैक्टिस में एज ए मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे पास डायरेक्टली थायराइड के लिए जो पेशेंट्स होते हैं उसके मेनली 4-5 ही क्वेश्चंस, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। डॉक्टर, माय थायराइड लैब रिपोर्ट्स आर नॉर्मल बट स्टिल आई एम फेसिंग
थायराइड सिम्टम्स, ये पहला क्वेश्चन होता है। डॉक्टर आई एम टेकिंग थायराइड टैबलेट्स सिंस 5 टू 10 इयर्स बट स्टिल आई एम माय सिम्टम्स वर्सनिंग, यानी मेरे सिम्टम्स जो होते हैं ज्यादा वर्स हो रहे हैं। तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या होता है कि डॉक्टर आई एम टेकिंग थायराइड टैबलेट सिंस 5 इयर्स बट माय रिपोर्ट्स आर नॉट इन अ नॉर्मल कंडीशन। और फोर्थ क्वेश्चन क्या होता है कि डॉक्टर माय थायराइड टैबलेट डोज इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, व्हाट टू डू। सो ऐसे कंडीशन में एज अ आयुर्वेदिक फिजिशियन मैं हर एक को सजेस्ट क्या करता हूँ कि हमें ऐसे कंडीशन में देखिए, ये जो आप टैबलेट ले रहे हैं ठीक है, कुछ इशू नहीं है, आप टैबलेट ले लीजिएगा, लेकिन जब ये चार अगर क्वेश्चंस आपको आते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपको थोड़ा की तरफ आपको शिफ्ट होना चाहिए। तो आयुर्वेदा में अगर हमें देखेंगे तो आयुर्वेदा में हाइपोथायराइडिज्म का कंसेप्ट में क्या बोला गया है। तो आयुर्वेदा में हमारा शरीर जो होता है वो तीन दोषों से बनता है, वात पित्त और कफ दोषों से बनता है। सो वात पित्त कफ दोष कहाँ होते हैं बॉडी, अगर हम देखेंगे तो आप इमेज में देख सकते हैं हमारे इंटेस्टाइन्स जो होते हैं उसमें प्रेडोमिनेटली वात होता है। हमारा लीवर और हमारा स्टमक जो होता है यानी इंटेस्टाइन और हमारे लंग्स का बीच को जो पार्ट होता है उसमें पित्त प्रेडोमिनेंटली ज्यादा होता है। और हमारे उर्दू जो होता है और हमारा नेक जो होता है और हमारा सिर जो होता है उसमें ज्यादा कफ प्रिडोमिनेटली होता है। तो ये दोष इन्वॉल्व हमारे शरीर में नॉर्मल पर्सन में होती है। सो बेसिक कंसेप्ट में हमें ध्यान देना है कि थायराइड डिसऑर्डर जो है वो कफज व्याधि यानी कफज जो हमारा अवयव होते हैं, कफ के जो दोष के जो अवयव होते हैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। सो ऐसे कंडीशन में अगर हम देखेंगे तो हाइपरथायराइडिज्म जो होता है वो वात और कफ जो हमारे दोष जो होते हैं, वात दोष और कफ दोष, इन दो दोषों की वजह से ज्यादा ट्रिगर करता है। अगर हम देखेंगे, अग्नि यानी क्या होता है, जाठराग्नि जो होता है हमारा, दो टाइप के अग्नि होते हैं, एक जाठराग्नि होता है और दूसरा धात्वाग्नि होता है। धात्वाग्नि जो होता है वो हमारे धातुओं में होता है और जाठराग्नि होता है जो हम खाना खाते हैं, हम नॉर्मली जो खाना खाते हैं वो पचता है तो उसे हम जाठराग्नि कहते हैं। तो ये जाठराग्नि जो होता है एट धातु लेवल जिसे हम कहते हैं, जिसे धात्वाग्नि कहते हैं, वो जिसे हम मॉडर्न कंसेप्ट में सिंपल भाषा में मेटाबॉलिज्म कहते हैं, वो अगर लोअर साइड है यानी कि उसमें अगर डिफेक्ट है तो उसकी वजह से हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सिंपल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे मैंने स्लाइड्स जनरल पीपल के लिए किया है, यानी कि ले पब्लिक के लिए जो हमें एक्सप्लेनेशन करना है उसमें क्या करेंगे तो हमें आयुर्वेदिक कंसेप्ट और मॉडर्न कंसेप्ट कंबाइन करके एक न्यू कंसेप्ट हम डिजाइन कर रहे हैं, जिसमें क्या है कि हमारे 3 स्टेजेस में जो थायराइड का फंक्शन है उस पे हमें ज्यादा काम करना है। हमारा थायराइड होता है स्पेसिफिक फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स, वो कहाँ पे होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड में होता है। वो कौन से हार्मोन होते हैं, T3 और T4 हार्मोन। ये कौन प्रोड्यूस करता है, हमारा थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। वो T3 और T4 हार्मोन जो होते हैं उसका कन्वर्जन भी होना चाहिए, वो कन्वर्जन सेकंड स्टेप में होता है। वो कहाँ पे होता है, हमारे लीवर और हमारे इंटेस्टाइन में होता है। थर्ड स्टेप जो होता है वो सेल्यूलर अपटेक होता है, यानी कि जो कन्वर्जन हुआ है T4 का T3 में वो हमारे बॉडी में भी एक्सेप्ट करना चाहिए ना। तो वो एक्सेप्ट जो करता है उसे हम सेल्यूलर अपटेक कहते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम वो जान लेंगे कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स के स्टेजेस वाइज कैसे काम करते हैं। तो पहला काम है हमारे बॉडी में जो प्रोडक्शन जो होता है वो T4 हार्मोन का होता है। थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा वो ज्यादा T4 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। हमारा 70% जो हार्मोन होता है वो T4 ज्यादा प्रोड्यूस होता है और 30% जो होता है वो T3 हार्मोन प्रोड्यूस होता है। और हमारे बॉडी को ज्यादा कौन सा हार्मोन लगता है, ये T3 हार्मोन लगता है, T4 ज्यादा नहीं लगता। सो प्रोडक्शन अगर हमें बढ़ाना है T3 और T4 का, ये प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, हमारे थायराइड ग्लैंड में होता है। हमारा थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है, हमारे नेक में होता है। नेक कहाँ पे होता है, नेक में कौन सा दोष ज्यादा प्रिडोमिनेटली होता है, तो हमारा कफ दोष प्रिडोमिनेटली ज्यादा होता है। नेक्स्ट स्टेज अगर हम देखेंगे तो इसे हम कन्वर्जन स्टेज कहते हैं, यानी कि जो भी T4 हमारे थायराइड ग्लैंड ने प्रोड्यूस किया है उसका कन्वर्जन हमें करना है। हमारे बॉडी को T3 लगता है, T4 ज्यादा नहीं लगता। 80% हमारे बॉडी को ज्यादा कौन सा लगता है, ये
T3 ही लगता है। सो ये T4 का कन्वर्जन T3 में करने का काम कौन करता है? हमारा लीवर करता है और हमारा गट करता है। लीवर में भी 80% जो हमारा लीवर काम करता है कन्वर्जन का, और 20% जो है वो गट का काम है। सभी ऐसा नहीं है कि 100% लीवर करता है। 80% जो है वो लीवर करता है और 20% जो है वो हमारा गट करता है। तो ऐसे कंडीशन में जो कन्वर्जन हुआ है, T4 का कन्वर्जन T3 में हुआ है, ये T3 जो प्रोड्यूस हुआ है प्रॉपरली, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गया है। ये आने वाला जो ब्लड स्ट्रीम में आने वाला T3 है, ये T3 को भी हमारे बॉडी ने एब्सॉर्ब करना चाहिए। बॉडी के हर एक ऑर्गन के हर एक सेल ने वो एब्सॉर्ब करना चाहिए। इसीलिए वो हर एक सेल की एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है, ये सेल्यूलर अपटेक जो है, ये मेटाबॉलिज्म डिस्टर्बेंस की वजह से ये डिस्टर्ब हुआ है, वो हमें बढ़ाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? तो इसके लिए हमें बेसिक हमारा मेटाबॉलिज्म करेक्ट करना है। तो मेटाबॉलिज्म करेक्ट करने के लिए एक ही चीज हमारे पास है, वो है आयुर्वेदा। इसमें हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट करते हैं। मॉडर्न में क्या ट्रीटमेंट होता है? ये रिप्लेसमेंट थेरेपी होता है। आपके बॉडी में T3 हार्मोन कम प्रोड्यूस हो रहा है, तो वी कैन प्रूव दैट, यानी कि हम एक टैबलेट देंगे, वो T4 वो वो जाने दो कि वो T4 टैबलेट है, लेकिन T4 का होना चाहिए। तो ये T4 अगर हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो वो हमारे गट को भी एब्सॉर्ब उसने करनी चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट्स के रिपोर्ट हम देखते हैं तो हमारा T3-T4 नॉर्मल होता है, लेकिन TSH ज्यादा हाई होता है। कई बार TSH नॉर्मल होता है लेकिन T3-T4 हायर साइड पे होता है। ये ऐसे होता है। कई बार T3-T4 TSH तीनों भी नॉर्मल होते हैं, लेकिन पेशेंट को क्लिनिकली सिम्टम्स ज्यादा मिलते हैं। सो ऐसे कंडीशन में मॉडर्न सिस्टम को भी थोड़ा सा सेटबैक है, यानी कि उसमें भी पैरामीटर लिमिटेशंस होने की वजह से वहां पे वो काम नहीं करता। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करेंगे? हम मेटाबॉलिज्म के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, यानी मेटाबॉलिज्म ही प्रॉपर बूस्टअप करेंगे, तो आगे के स्टेजेस हम अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज में हम क्या करेंगे? तो शोधन ट्रीटमेंट। क्लिनिकली पेशेंट्स हमारे पास जब भी प्रैक्टिस में आता है तो पहले हम क्या करते हैं? डाइट, एक्सरसाइज रूटीन जो है उसके साथ पहले ट्रीटमेंट हम एक्सेसिव ज्यादा मात्रा में अगर दोष इन्वॉल्वमेंट ज्यादा दूसती है तो उसमें हम शोधन ट्रीटमेंट देते हैं। शोधन ट्रीटमेंट में स्पेसिफिकली हम पंचकर्मा ट्रीटमेंट देते हैं। पंचकर्मा को भी हम शोधन ट्रीटमेंट यानी बायो डिटॉक्स जिसे कहते हैं, वो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं। तो ये बायो डिटॉक्स में 5 प्रोसीजर स्पेसिफिकली होते हैं। पहला वमन, दूसरा विरेचन, तीसरा बस्ती, चौथा नस्य और पांचवा रक्तमोक्षण। बेसिक पंचकर्मा ट्रीटमेंट से आप अगर अवेयर होंगे तो मैं आगे का पॉइंट आपको ले लूंगा। फर्स्ट पॉइंट अगर हमें देखना है तो ये पंचकर्मा प्रोसीजर हर एक स्टेज में कैसे काम करेंगे? तो पहला ये जो है प्रोडक्शन का स्टेज है। प्रोडक्शन में हमारा T4 हार्मोन्स का प्रोडक्शन और T3 हार्मोन का प्रोडक्शन हमें बढ़ाना है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होता है? ये प्रोडक्शन कम क्यों होता है? ये कफ की वजह से ज्यादा होता है। कफ की वजह से हमारे जो चैनल्स होते हैं, हमारे स्त्रोतसाज जो होते हैं, वो ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं। ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हमारा T3 और T4 का जो प्रोडक्शन होता है ये कम होता है। तो ये कफ निकालने के लिए कफ का बेस्ट ऑफ बेस्ट ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में वमन ट्रीटमेंट बताया गया है। सो ये वमन ट्रीटमेंट हम मेडिकेटेड वोमिटिंग करते हैं, यानी कि मेडिकेटेड घी देके पेशेंट वॉमिटिंग करवाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो होते हैं, एक्सेसिव मेटाबोलाइट्स जो बॉडी में ज्यादा होते हैं वो एक्सपेल आउट होते हैं। मेटाबोलाइट्स अगर ज्यादा बॉडी में अगर होंगे, मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा लो होगा और ऑटो इम्यूनिटी की वजह से और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ज्यादा होंगे। सो ये मेटाबोलाइट्स अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमारा प्रोडक्शन का जो डिफेक्ट है वो कम होने में हेल्प होगी। दूसरा स्टेप में हम क्या करेंगे? तो विरेचन ट्रीटमेंट एडवाइस करेंगे। ये कब करेंगे? TSH अगर नॉर्मल है या इधर T4 आपका प्रॉपर है लेकिन T3 लेवल्स बहुत कम है, तो ऐसे कंडीशन में T3 लेवल्स आपके जो अगर कम होंगे तो ऐसे कंडीशन में हमें कंसिडर करना है कि हमें कन्वर्जन स्टेज में थोड़ा सा डिफेक्ट है। तो कन्वर्जन स्टेज में डिफेक्ट अगर है तो हमें आपको विरेचन चिकित्सा ही एडवाइस करनी पड़ेगी, क्योंकि विरेचन चिकित्सा मेनली पित्त के ऊपर ज्यादा काम करती है। पित्त कहाँ पे होता है? लीवर, गट में होता है। पित्त का मेन सीट क्या है? मेन स्थान हमारा लीवर ही है। लीवर हमारे मेटाबॉलिज्म का मेन इंजन रूम है।
सो अगर हम हमारा मेटाबॉलिज्म ही पूरा डिस्टर्ब है तो हमें हमें हमारा इंजन रूम प्रॉपर करेक्ट करना है। तो ये प्रॉपर करेक्शन करने के लिए हमें विरेचन चिकित्सा देनी होगी। विरेचन क्या करता है कि ये मेडिकेटेड परगेशन ट्रीटमेंट जिसे हम बोलते हैं, जिसमें हम लूज मोशंस करते हैं पेशेंट को, जिससे जो मेटाबोलाइट्स है वो अधोमार्ग से नीचे जाते हैं। तो अधोमार्ग से अगर नीचे जाएंगे तो हमारा गट जो होता है वो भी क्लींस आउट होगा, जिसकी वजह से गट की एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, अलॉन्ग विथ लीवर की जो कन्वर्जन कैपेसिटी होती है T4 टू T3 कन्वर्जन है वो भी अच्छी तरह से बढ़ेगा। ये विरेचन का काम अच्छी तरह से हो जाएगा। और लास्ट फॉरमोस्ट थिंग हम क्या करेंगे, हमारा थर्ड स्टेप है जो सेल्यूलर अपटेक हमें बढ़ाना है, बॉडी के हर एक सेल को हमें रेजुविनेट करना है। इसमें क्या होता है कि ब्लड स्ट्रीम में आपके T3 आ गया, लेकिन हर एक बॉडी के सेल को वो एब्सॉर्ब करना चाहिए। वो एब्सॉर्ब बॉडी क्यों नहीं करती, क्योंकि बॉडी के सेल्स में जो मेटाबोलाइट्स है वो भी हमें एक्सपेल आउट करने होंगे। सो वो सेल में वो मेटाबोलाइट्स एक्सपेल आउट करने के लिए हमें हमारे बॉडी के हर एक सेल को रेजुविनेट करना पड़ेगा। तो ये रेजुविनेशन के लिए हम स्पेसिफिकली आयुर्वेदा में स्नेहन स्वेदन और बस्ती और अलॉन्ग विथ शिरोधारा ये ट्रीटमेंट हम देते हैं, जिससे हमारा सेलुलर अपटेक जो बढ़ने के चांसेस है वो ज्यादा होते हैं, और हमारा हार्मोन्स है, हमारे पेशेंट्स के जो सिम्टम्स है वो बहुत अच्छी तरह से कम होते हैं। ये हमें ध्यान में देना है। सिंपल ये सभी आपने पैथोफिजियोलॉजी अगर हम देखी तो आपको ऐसा लग रहा है कि चलो अरे मैंने एक टैबलेट लिया मॉर्निंग को और मेरा थायराइड नॉर्मल हो गया। ऐसा नहीं है। थायराइड नॉर्मल होने के लिए ये तीनों स्टेजेस आपको प्रॉपर करने होंगे। ये तीनों स्टेजेस अगर प्रॉपर करने होंगे तो उसके लिए आपको आयुर्वेदा से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। सो अगर हम मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विथ कन्वर्जन एंड सेलुलर अपटेक ऑफ थायराइड हार्मोन्स आर नेवर पिक्ड बाय स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट। मॉडर्न पैथोलॉजी में भी थोड़ा सा लिमिटेशन है। इसकी वजह से क्या होता है, ये कन्वर्जन डिफेक्ट है या सेलुलर अपटेक का जो डिफेक्ट है वो कोई भी ब्लड लैब टेस्ट में नहीं आता। उसकी वजह से भी मॉडर्न को लिमिटेशंस होने की वजह से भी कई बार पेशेंट के रिपोर्ट्स नॉर्मल होते हैं लेकिन पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं। उनके लिए मॉडर्न फिजिशियन के पास कोई आंसर नहीं होता। इवन आयुर्वेदिक फिजिशियन के पास ये आंसर क्यों है, क्योंकि हमारे पास हमारा जो टूल है ट्रीटमेंट का वो हमारा रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं है। हमारा टूल क्या है, हमारा मेटाबॉलिज्म करेक्ट करना और मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करना। ये बेसिक हमारा टूल है, जिसकी वजह से हमें जो ज्यादा चांसेस जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में रिजल्ट ज्यादा अच्छे मिलते हैं ये मेटाबॉलिज्म की वजह से ही मिलते हैं। सेकंड थिंग, थायराइड फिजियोलॉजी अगर हम देखेंगे तो थायराइड फिजियोलॉजी इज अ कॉम्प्लेक्स, सो दैट is not possible. So this is not a simple issue to fix by just pooping a few pills each day। यानी कि डेली एक टैबलेट या दो टैबलेट अगर हम लेंगे कोई तो उससे हमारा थायराइड करेक्ट होगा, ये ऐसा नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमारे प्रोडक्शन कन्वर्जन और सेलुलर अपटेक जो होता है वो हमें प्रॉपर करना है। वो कैसे प्रॉपर करना है, तो हमें मेटाबॉलिज्म करेक्ट करके ही हमें करना है। नेक्स्ट, ये मेटाबॉलिज्म हमें करेक्ट कैसे करना है, रेजुविनेट योर मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म रेजुविनेट करने के लिए मॉडर्न में ऐसा कोई टैबलेट नहीं है, ठीक है। ये नेचुरली रेजुविनेट करना है और अलॉन्ग विथ पंचकर्मा ट्रीटमेंट से हमें रेजुविनेट करना है। आयुर्वेदिक अगर हम कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो वी कैन रेगुलेट आवर मेटाबॉलिज्म बाय फॉलोइंग थिंग्स। फर्स्ट वन, प्रॉपर पथ्या डाइट अगर हम प्रॉपर फॉलो करेंगे, जो आयुर्वेदिक डाइट हमें सही ताज में हमारे आयुर्वेदिक फिजिशियन जो बताएंगे वो हमें प्रॉपर फॉलो करना है। नेक्स्ट, वी हैव टू फॉलो आवर दिनचर्या क्रम। डेली डाइट और एक्सरसाइज रेजिमेंट जो हमारा है वो हमें फॉलो करना है, जिसमें हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी हमें प्रॉपर फॉलो करना है। नेक्स्ट, वी हैव टू फॉलो आवर ऋतुकालीन पंचकर्म सिस्टम जो हमने आयुर्वेदा में कंसेप्ट एक हमारा है। उसमें फरवरी मार्च में क्या होता है कि हमारे शरीर में कफ दोष ज्यादा पड़ता है, वो टाइम हमें वमन प्रोसीजर करके हमारा एक्सेसिव जो कफ है वो हमें बाहर निकालना है। सेम ऐसे ही जून और अगस्त में हमारा वात दोष जो बढ़ता है वो हमें बस्ती ट्रीटमेंट से हमें कंट्रोल करना है। और अक्टूबर और नवंबर में हमारे शरीर में जो एक्सेसिव पित्त दोष पड़ता है वो हमें विरेचन प्रोसीजर से हमें कंट्रोल करना है। ये हम ऋतुकालीन कंसेप्ट अगर हम
करेंगे, यानी कि ऋतुकालीन शोधन, डिटॉक्सिफिकेशन हम हमारे बॉडी में करेंगे, तो हमारा बॉडी जो है, बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, वो नेचुरली बूस्ट अप हो जाएगा। तो उसके साथ और कुछ करने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, शमन चिकित्सा अगर हम करेंगे, शमन चिकित्सा यानी हम ओरल मेडिकेशंस आयुर्वेदा में क्या दे सकते हैं? सो हम कांचनार गुगुलू, मेदोहर गुगुलू, गोक्षरादि गुगुलू और चित्रकादि वटी जो आम पाचन और मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करती है, ये हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में देते हैं। ये मेडिकेशन आयुर्वेदिक शमन चिकित्सा क्या इफेक्ट करते हैं? तो बेसिकली ये डाइजेशन इंप्रूव करता है, ये मेटाबॉलिज्म बूस्टअप करता है, ये लिवर और गट को डिटॉक्स करता है स्पेसिफिकली। और ये मेनली कैसे करता है? ये हमारे शरीर में एक्सेसिव जो कफ जो बन रहा है, जो हम इम्प्रॉपर खाना खाते हैं, जो हम एक्सेसिव स्ट्रेस ले रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करे, ये ट्रिगर फैक्टर की वजह से हमारे बॉडी में जो कफ एक्सेसिव बन रहा है, वो कफ निकालने के लिए हम शमन चिकित्सा यानी ओरल मेडिकेशंस लेते हैं, जिससे हमें थायराइड में भी हमें अच्छा, यानी हाइपोथायराइडिज्म की सिम्टम्स में भी हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। डाइट रेजिमेन अगर हम देखेंगे तो थायराइड केसेस में डाइट रेजिमेन क्या फॉलो करना है? तो Ayurveda attributes the cause of thyroid disease to imbalance tridoshas by climatic conditions, impure water intake, nutrition food, unhealthy habits, along with disturbance in यानी कि हमें दिनचर्या भी प्रॉपर करनी है, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशंस वाला डाइट भी हमें प्रॉपर लेना है, और क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से जो आयुर्वेदा ने दिनचर्या कम या रात्रिचर्या जो बताया है, वो हमें फॉलो करना है। आयुर्वेदा में क्या फॉलो करना है इसके बारे में ऐसा संहिता में नहीं बताया गया है। हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमने एक डाइट शीट थायराइड के पेशेंट के लिए की है, जिसमें से ब्रेकफास्ट से अगर हम लंच या डिनर तक अगर हम देखेंगे, तो थायराइड के पेशेंट में क्या खाना चाहिए, कौन से टाइम पे क्या करना चाहिए, उसके लिए एक बेसिक कंसेप्ट हम आपके सामने ला रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट में 8 से 9 बजे हमें ब्रेकफास्ट करना है। इसमें मोस्ट ऑफ टी जो हम लेते हैं, वो हमें एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है। अगर आदत भी है टी लेने की, ऐसा नहीं है, टी तो स्ट्रिक्टली अवॉइड ही करना है। अगर टी लेने की अगर आदत है, तो हमें एम्प्टी स्टमक नहीं लेना है, उसके साथ कुछ तो कुछ खाना है। बेड टी का कंसेप्ट जो है मोस्टली इंडिया में अभी ज्यादा हो रहा है, यानी बेड टी ये हमारा इंडियन कल्चर में नहीं है, ये मॉडर्न कल्चर है और फॉरेन कंट्रीज में ज्यादातर फॉलो होता है। सो ये बेड टी का कंसेप्ट जो है, एम्प्टी स्टमक जो हम पीते हैं, वो अवॉइड करना है। अगर हमारा भूख प्रॉपर है, हमारा डाइजेशन प्रॉपर है, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा है, तो हम मिल्क भी ले सकते हैं, हाफ ग्लास सुबह ले सकते हैं। अगर हमें भूख प्रॉपर है तो हम फ्रूट्स ले सकते हैं। सिर्फ हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में ऑरेंज, संतरा, जो बड़ा वाला बना होता है, ये थोड़ा सा हमें कम लेना है या थोड़ा सा अवॉइड किया तो भी चलेगा। ब्रेकफास्ट में मूंग की दाल, नाचनी, राजगिरा, उपमा, सूजी हलवा, पराठा, दलिया, चपाती, सब्जी, ये हमें डाइट में ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं। कई बार पेशेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ब्रेकफास्ट हमें स्किप करना है या ब्रेकफास्ट हम ले सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर, आपका हैबिट, आपका रूटीन लाइफस्टाइल कैसे है, उसके हिसाब से आप मैनेज कीजिएगा। क्योंकि कैसा होता है, कई बार आपको सुबह उठने के बाद अगर प्रॉपर भूख लग रही है, सो यू कैन गो फॉर ब्रेकफास्ट। आप ब्रेकफास्ट के लिए आप जा सकते हैं। अगर आपको भूख नहीं लगती, सो एक काम करना है, आपको 10 बजे या आपका लंच जो होता है वो 12 से 1 बजे ना लेके आप 10 बजे ही खाना खाइए, और इवनिंग का जो यानी डिनर जो है वो थोड़ा-सा आपको जल्दी करना है। ये अब आपके भूख के हिसाब से आपको आयुर्वेदिक फिजिशियन आपको सजेस्ट करेगा। ठीक? नेक्स्ट, लंच अगर आपको लेना है तो 12 से 1 बजे तक आइडियल टाइमिंग जो बताया गया है, वो 12 से 1 बजे तक है, उसमें आपको लंच लेना है। और उसमें भी चपाती अगर आप लेते हैं, तो गेहूँ का मेनली मैं पेशेंट को एडवाइस ज़्यादा नहीं करता, सिर्फ गेहूँ का रोटी एडवाइस नहीं करता, उसमें दलिया या इधर मीठी, उसमें मल्टीग्रेन का टाइप एडवाइस करता हूँ। क्योंकि मोस्ट ऑफ क्लिनिकल प्रैक्टिस में मुझे ऐसे देखने को मिला है कि क्लिनिकल प्रैक्टिस में ग्लूटेन एलर्जी की वजह से कई बार थायराइड डिसऑर्डर्स के पेशेंट में ज्यादा तकलीफ है, डाइजेस्टिव सिम्टम्स जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हमें गेहूं का थोड़ा सा यूज कम करना है। दाल, मूंग दाल, करी, राइस थोड़ा सा दोपहर के टाइम लिया तो भी चलेगा। बटर मिल्क और सलाद आपको लेना है। ब्रेकफास्ट अगर हम देखेंगे तो ब्रेकफास्ट 5 से 6 बजे आपको इवनिंग टाइम, ये टाइम पे आपको अगर भूख प्रॉपर लगती है
तो आप ये ब्रेकफास्ट यानी कि इवनिंग टिफिन का जो टाइम है उसमें आप ले सकते हैं। उसमें भी आप फ्रूट्स, आपको जो भी पसंद है वो आप ले सकते हैं। सिर्फ ज्यादा स्वीट वाले जो फ्रूट्स है वो आपको अवॉइड करना है। और मोस्ट ऑफ टाइम्स मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि होममेड लड्डूज जो हम बनाते हैं घर के घर में, वो आपने लिया तो भी चलेगा, उसका कोई साइड इफेक्ट हमारे थायराइड के ऊपर नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट, डिनर अगर हम देखेंगे तो अभी लाइफस्टाइल के हिसाब से मैंने ये प्लान किया है, नहीं तो मोस्ट ऑफ 8 बजे के पहले ही हमें डिनर खत्म करना है। डिनर में स्पेसिफिकली मैं ज्वार की रोटी ही एडवाइस करता हूँ, और रात के डिनर में मोस्ट ऑफ हमें राइस स्किप करना है। अगर लेना भी है तो अगर मूंग दाल और राइस मिक्स करके खिचड़ी अगर सिंपली अगर हम खाएंगे तो हमें खाना है। एक ध्यान में रखना है, खिचड़ी और रोटी ये दोनों साथ में कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है। आपको प्रॉपर भूख लग रहा है तो आप जो रोटी खाइएगा। अब अगर आपको भूख थोड़ा सा कम है तो आप मूंग दाल की खिचड़ी खाइए। दोनों कॉम्बिनेशन मिक्स करके कभी भी मत खाइए। हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में मोस्ट ऑफ टाइम्स कैसा होता है, मेटाबॉलिज्म लोअर साइड होता है, डाइजेशन इम्प्रॉपर होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हेवी डाइट अगर हम खाएंगे तो थोड़ा सा वो और तकलीफ देगा। तो ऐसे कंडीशन में आपको लाइट डाइट खाना है। तो ये ध्यान में रखना है कि एक टाइम आपको ज्वार की रोटी खाना है और एक टाइम गेहूं की रोटी आपको खाना है। और कभी भी ध्यान में रखना है कि हफ्ते में एक बार 8/16 नियम एक मैं हमेशा मेरे वीडियोस में देता हूँ। तो इसमें क्या आपको करना है कि हफ्ते में एक बार उपवास के टाइप हमें डाइट लेना है कि सुबह 10 बजे आपको खाना है और इवनिंग को 6 बजे आपको खाना है। ये 10 बजे से 6 बजे तक 8 घंटे होते हैं, और 16 घंटे रेस्ट ऑफ टाइम जो होता है उसमें आपको कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है। 10 बजे का खाना और 6 बजे का खाना, इसमें आपको जो भी खाना है यानी डाइट के हिसाब से जो आपको खाना है वो आप खा सकते हैं। ये टाइम छोड़ के अगर आपको भूख अगर लगती है तो आप छाछ पी सकते हैं और या नींबू पानी ले सकते हैं। सो ये 8/16 जो नियम स्पेसिफिकली डाइट के बारे में हम बताते हैं, वो भी हफ्ते में एक आध बार हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में हम यूज करते हैं। और इसमें आईबीएस के पेशेंट या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के पेशेंट में हम ये ज्यादा यूज करते हैं। ये हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में भी ये अच्छा काम करता है। ये आपको अ, ध्यान में रखना है। बेसिक टिप्स अगर हम देखेंगे तो हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में तो बेसिकली ईटिंग फ्रेश फूड, ईटिंग होलसम फूड एंड ईटिंग इन पीस, यानी कि मन लगा के प्रॉपर खाना है। ऐसा नहीं टीवी देख के, मोबाइल देख के प्रॉपर इम्प्रॉपर तरीके से हमें खाना है, ये थोड़ा सा अवॉइड करना है। ओवर कुक्ड फूड जो होता है यानी कि सूप जो ज्यादा हम खाते हैं तो थोड़ा सा हमें अवॉइड करना है। होल फ्रूट इंस्टेड ऑफ जूस, इट एटलीस्ट 1 फ्रूट डेली। मेनली फ्रूट जो होता है ये फ्रूट, होल फ्रूट हमें लेना है। हमें एक गंदी आदत पहले से लगी हुई है कि हमें जूस करके खाने की आदत होती है। आयुर्वेदिक कंसेप्ट से अगर हम देखेंगे तो जूस जो होता है वो हेवी टू डाइजेस्ट होता है। तो अगर हम जूस के अलावा होल फ्रूट अगर हम खाएंगे तो उसमें फाइबर भी ज्यादा होगा। फाइबर अगर ज्यादा प्रॉपरली होता तो हमारे कॉन्स्टिपेशन का जो सिम्टम होता है थायराइड की पेशेंट में, वो भी हमें रिलीव होने में हेल्प होगी। इसीलिए हमें हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में अगर फाइबर वाला फ्रूट, फाइबर वाला फल या फल सब्जी जो होती है अगर हम वो खाएंगे वो अच्छा रहेगा। फ्रूट्स के साथ अगर हम जो खाना खाते हैं वो भी वेज और फाइबर वाला ही खाना हमें खाना है। हमें एक ध्यान में रखना है कि वी नेवर हैव टू स्किप लंच एंड डिनर, यानी लंच और डिनर हमें स्किप नहीं करना है। ठीक है। हमें हमारा जो डाइट है ये 3 to 4 मील्स में डिवाइड करना है। यानी कि अगर सुबह आपको भूख प्रॉपर है तो ब्रेकफास्ट कीजिए, कोई इशू नहीं है। अगर आपको भूख प्रॉपर नहीं है तो 2 टाइम आप खाइएगा, यानी 10 बजे या 6 बजे। आपके भूख के हिसाब से आपको खाना है। मैंने ऐसा नहीं बोला है कि आपको 3-4 बार ही खाना है, बार बार खाना है, कोई जरूरत नहीं है। आपको जितना भूख है उसके हिसाब से आप एजम्पशन कीजिए और उसके हिसाब से आप खाना खाइएगा, लेकिन खाना स्किप नहीं करना है। स्किप अगर करेंगे तो वात दृष्टि ज्यादा बढ़ेगी, वात दृष्टि ज्यादा बढ़ेगी तो आपका हार्मोन इम्बैलेंस और ज्यादा होगा। मोस्ट ऑफ थायराइड की केसेस में थ्रो आउट फास्ट फूड, जंक फूड, क्रिस्प, चॉकलेट, बिस्किट, पोटैटो, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, पास्ता, डेयरी प्रोडक्ट, फ्रोजन फूड, प्रोसेस्ड मीट, ये हमें अवॉइड करना है। हमें थायराइड की केसेस में शुगर स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, यानी शुगर जो होता है वो ज्यादा हार्मफुल होता है थायराइड की केसेस में, या इधर कोई भी हार्मोन इम्बैलेंस की केसेस जो हमें डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, उसमें स्ट्रिक्टली हम शुगर अवॉइड करने को बोलते हैं। उसके अलावा हम क्या करते हैं, जगरी खाने को बोलते हैं, खांड शर्करा जिसे खड़ी साकर बोलते हैं, या मीठी तुलसी जो होता है
वो आप आपके खाने में बढ़ाइए, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, फिनिश योर लास्ट मील एटलीस्ट 2 आवर प्रायर टू स्लीपिंग। एक्सरसाइज, मेनली ये कंसेप्ट है, एक्सरसाइज इज नॉन निगोशिएबल, यानी कि एक्सरसाइज ये निगोशिएबल ही नहीं है, हमें डाइट और एक्सरसाइज ये दोनों पैरेलल वे से हमें कंटिन्यू करना है। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ डाइट हमें करना है, एक्सरसाइज नहीं करना है, नहीं है, हमें डाइट भी प्रॉपर करना है और एक्सरसाइज भी प्रॉपर करना है। एक्सरसाइज डेली 45 मिनट्स बेसिक स्टार्ट ब्रिस्क वॉक से करना है और हेवी एक्सरसाइज बाद में स्टेप वाइज आपको करना है। हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में कैसा होता है कि मूवमेंट स्लगिश होते हैं, एक्टिवनेस कम होता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर आप हेवी एक्सरसाइज डे फर्स्ट से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो 2-4 दिन में पेशेंट फिर से जीरो पे आता है कि वो बोलते हैं नहीं जाने दो, अभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में उन्होंने क्या करना है कि शुरुआत 30 मिनट, 45 मिनट्स, 1 घंटा ऐसे आपको एक्सरसाइज करना है। और सपोज आप अगर एक्सरसाइज करेंगे तो आपको काफ मसल पेन या मसल पेन, मसल क्रंच जो होता है या वीकनेस होता है, फटीग होता है, वो नहीं होगा और आप बॉडी को आपके अडॉप्ट भी कर सकते हैं। तो ये हेवी एक्सरसाइज एकदम से स्टार्ट हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में नहीं करना है। सो मेनली चीजें मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ कि 9 चीजें जो है वो हमें हाइपोथायराइडिज्म की केसेस में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। ठीक है, उसमें से पहला चीज जो है वो सोया युक्त फूड जो होता है, फूड विथ सोई, यानी कि सोया वाला जो होता है तो हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। कई बार क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कॉलीफ्लावर या कैबेज जो होता है वो हम अवॉइड करने को बोलते हैं। मेनली आयुर्वेदिक कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो इंडियन पॉपुलेशन में हम इंडियन कंसेप्ट क्या है, हम जो भी ये कॉलीफ्लावर या कैबेज होता है ये प्रॉपर स्टीम करके खाते हैं, वो हम कच्चा नहीं खाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, ये प्रॉपर कच्चा खाते हैं, ये अगर वो प्रॉपर स्टीम करके अगर नहीं खाया तो उसके ऊपर अग्नि संस्कार भी प्रॉपर नहीं होगा। अग्नि संस्कार अगर हम इंडिया में जो हम खाना खाते हैं उसमें हम अग्नि संस्कार देखे, वो स्टीम देके जो खाते हैं वो लाइट होता है। ठीक है, तो उसमें से जो साइड इफेक्ट जो होते हैं, जो कच्चा खाने से जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर होते हैं, वो अगर हम स्टीम देके या हम पका के अगर वो खाएंगे तो उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। मैं मेरे पेशेंट्स को प्रैक्टिस में मैं बोलता हूँ कि कैबेज या कॉलीफ्लावर हफ्ते में एक आध बार खाए तो चलेगा, उसके कोई साइड इफेक्ट अगर हम प्रॉपर स्टीम करके खाएंगे तो उसके नहीं होंगे। नेक्स्ट फॉरमोस्ट थिंग, ग्लूटेन डाइट, मोस्ट ऑफ गेहूं की चीजें कई सारे पेशेंट्स को मैं पेशेंट को अवॉइड करने को बोलता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ हाइपोथायराइडिज्म के फीमेल पेशेंट में इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन पीरियड्स के टाइम स्पेसिफिकली होता है, या आईबीएस के सिम्टम्स थोड़े से देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में हम ग्लूटेन डाइट स्ट्रिक्टली अवॉइड करेंगे ना, 50% हमें रिजल्ट पेशेंट को मिलता है। नेक्स्ट, फैटी फूड सच एज अ मीट, पिज्जा, बर्गर, ऑल फ्राइड थिंग्स, ये हेवी टू डाइजेस्ट होते हैं, इसमें प्रोसेस्ड फूड होता है ज्यादा, इसमें मैदा ज्यादा होता है। ये क्या करता है, हमारा मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लोअर साइड करता है। ये अगर मेटाबॉलिज्म लोअर साइड होता है तो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस और ज्यादा बढ़ता है और हमें हमारा फैट मेटाबॉलिज्म, हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म ये भी डिस्टर्ब होता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ये अवॉइड करना है। मेनली शुगरी फूड, बेकरी प्रोडक्ट जो होते हैं, जो मैदे के होते हैं, ये हमें स्ट्रिक्टली अवॉइड करने होते हैं। मोस्ट ऑफ केसेस में कई पेशेंट बोलते हैं कि व्हीट ब्रेड अगर हम खाएंगे तो चलेगा क्या। मोस्ट ऑफ ब्रेड जो होता है वो मैदे के बिना होता ही नहीं है। तो मोस्ट ऐसे कंडीशन में अगर व्हीट ब्रेड आप खुद घर में अगर बनाते हैं तो महीने में एक आध बार खाए तो कोई इशू नहीं है, लेकिन उसमें जो यीस्ट होता है, जो केमिकल कंटेंट जो हम यूज करते हैं फर्मेंटेशन के लिए, एज अ आयुर्वेदिक कंसेप्ट हम आपको अलाउ नहीं करते। तो आयुर्वेदिक कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो फर्मेंटेड वाली कोई भी चीज हमें हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में अवॉइड करनी ही चाहिए। नेक्स्ट, प्रोसेस्ड फूड इन पैकेजेस, यानी फ्रोजन फूड होता है, ज्यादा दिन से जो पैक्ड फूड होते हैं वो स्ट्रिक्टली अवॉइड करने हैं। एक्सेसिव कॉफी जो होता है, कॉफी क्या करता है, थोड़ा सा हमारे हार्मोन्स के ऊपर ज्यादा अफेक्ट करता है। जो हार्मोन्स के ऊपर ज्यादा अफेक्ट करेगा तो वो फीमेल्स के लिए हाइपोथायराइडिज्म के केसेस में थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा। तो इसीलिए फीमेल्स में हम स्पेसिफिकली एक्सेसिव कॉफी लेने की आदत होती है वो स्ट्रिक्टली आपको अवॉइड करनी है अगर आप हाइपोथायराइडिज्म से। नेक्स्ट, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग से क्या होता है, स्पेसिफिकली इससे हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स और ज्यादा बढ़ते हैं। ऑलरेडी हमारा बॉडी क्या करता है, कफ और वात एक्सेसिव बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ऑलरेडी टॉक्सिन होते हैं। उसमें अगर हम बाहर से और टॉक्सिन्स लेंगे तो हमारा लीवर और गट का फंक्शन और डिस्टर्ब।
हमें अल्कोहल, स्मोकिंग, हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। और लास्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, मैदा जो होता है, मैदा हेवी टू डाइजेस्ट होता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर ज्यादा मैदा अगर हम खाते हैं तो हम वो हमारे मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब करेगा। तो ऐसे कंडीशन में मेटाबॉलिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म की केसेस में स्ट्रिक्टली अवॉइड करना ही चाहिए हमें। ये 9 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। होम रेमेडीज के बारे में अगर थायराइड की केसेस में अगर हम देखेंगे तो होम रेमेडीज में हम जलकुंभी बोल के एक आयुर्वेदिक ड्रग होता है, और ड्रमस्टिक जिसे हम शेवगा मराठी में बोलते हैं, तो ये हमें यूज करना है। इसमें स्पेसिफिकली आयोडीन ज्यादा मात्रा में होता है। मॉडर्न कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो एलोपैथिक के कंसेप्ट के हिसाब से आयोडीन की कमी की वजह से जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसका करेक्शन करने के लिए हम खाने में जलकुंभी और ड्रमस्टिक का यूज करते हैं। बेसिकली क्लिनिकल प्रैक्टिस में जलकुंभिक क्षार जो होता है वो हम स्पेसिफिकली हाइपोथायरॉयडिज्म की केसेस में हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज करते हैं, उसके रिजल्ट हमें अच्छे मिलते हैं। अगर बहुत सारे पेशेंट्स को क्या होता है कि सुबह सुबह उठने के बाद सूजन होती है, शरीर पे पूरा सूजन आता है, तो ऐसे कंडीशन में सिंपल हम क्या करते हैं कि हम धनिया और जीरक का पानी पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग से 12 बजे तक हम पीने को देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे बॉडी का जो एक्सेसिव वाटर कंटेंट एब्सॉर्प्शन जो हुआ है, जो मेटाबॉलिज्म लो होने की वजह से, थायराइड की वजह से वाटर कंजम्पशन हमारे स्किन के बीनीथ, जो स्किन के नीचे जो होता है, वो हम एक्सेसिवली निकाल सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप को मॉर्निंग टाइम अगर स्वेलिंग है फेस पे या पूरे बॉडी पे स्वेलिंग आता है, तो ऐसे कंडीशन में आप सिंपल 1 लीटर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच धनिया और जीरक आपको डालना है। ये प्रॉपर गर्म करके आपको वो पीना है। इसे हफ्ते में, ये ज्यादा भी नहीं पीना है, ये हफ्ते में 2 या 3 बार पीना है। जब स्वेलिंग कम हो जाएगा तो अपने आप ही ये पीना आप बंद कर दीजिएगा। इसके रिजल्ट हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में अच्छे देखने को मिलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। अगर कोई किसी को डाउट्स है तो आप हमें पूछ सकते हैं। Yes. If anyone want to ask some questions, you can type in a chat box. Or you can message me. I have given my number here 8828220108. So you can message me. So thank you, sir, for solving the equation of hypothyroidism in a simple mathematical steps. And thank you for the audience for listening since 1 hour. Next time we will थैंक meet. यू। Next time we will meet with another topic. For normal people, we are doing corona with diabetes from Dr. Devendra Giri. And for Ayurveda people, we are doing learning the art of learning Charaka by heart with Dr. Milind Patil sir. So if you want to register, you can message me on this number. And once again, thank you, sir. Irrespective of your internet issue and everything, you gave us a time for such a wonderful topic, hypothyroidism and Ayurveda. And you gave that belief that hypothyroidism can treat with Ayurveda successfully. थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। Yes. Thank you, everyone.